गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा क्रिया शारीर। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ में आगे क्रिया शारीर का जो नया टॉपिक है वो चालू करेंगे। पेपर 2 के अंदर मॉडर्न फिजियोलॉजी में द टॉपिक इज़ फिजियोलॉजी ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम। ओके, तो आज हम देखेंगे मस्कुलर सिस्टम में फिजियोलॉजी कैसे होती है एंड उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड definitely we will correlate the certain things to the आयुर्वेदा also। तो शुरू करते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कॉमनली बात कर लूँगा कि ऑलमोस्ट यानी कि बीइंग अ मेडिको और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा और द मॉडर्न, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मस्कुलर सिस्टम जो है वो हम किसे कहेंगे, कैसे उसका काम होता होगा, कैसे दी बेसिक न्यूट्रिएंट जो है वो उसके अंदर काम करते होंगे। ये बेसिक थियरी जो है वो डेफिनेटली हम 12th क्लास के अंदर और वहाँ तक काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। ओके, तो एक बेसिक अगेन आई एम रिविजिंग द होल थिंग जो आपने पहले ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। जो बेसिक जो है वो मैं रिवीजन कर देता हूँ। मस्क्यूलर सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ मसल्स, मांसपेशियाँ से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर कई सारी मांसपेशियाँ रहती है। आपको स्ट्रक्चर और उसके सब टाइप्स जो है वो एनाटॉमी में डेफिनेटली आपके सिलेबस के अंदर आ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। तो बोन्स आप जितने भी देख रहे हो या सॉफ्ट ऑर्गन जितने भी दिख रहे हो, तो ये सभी ऑलमोस्ट मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से द बेसिक एक्शन, द वेरी बेसिक एक्शन एंड द मस्कुलर सिस्टम जिसके लिए बनी है, ओके, वो है मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग ऑर्गन की मूवमेंट, यानी कि दोनों एक्सट्रीमिटीज़ जो हमारी है, लेग्स एंड हैंड्स, उसकी जो मूवमेंट है एंड द पोस्चर ऑफ द बॉडी, द सेकेंड एक्शन और द फंक्शन वी कैन से। तो मूवमेंट्स एंड द पोस्चर ऑफ द बॉडी, उसको सस्टेन करने के लिए मस्कुलर सिस्टम इज़ द यूनिक सिस्टम जो पूरी तरह से एक्टिव होती है। ओके, अगेन वी कैन से मस्कुलर सिस्टम इज़ ऑलमोस्ट एक्टिव। ओके, जब भी आप आराम करते हो उसी समय जो है वो जनरली उतना अच्छी तरह से एक्टिव नहीं होती, या नेचुरली, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरली, वो नेचुरली जो है वो आराम की मुद्रा में या आराम करने की स्थिति में होती है। मगर जब भी आप एक्टिव होते हो, यानी कि आप थोड़ा बहुत भी हलन चलन करते हो या एक जगह पे बैठे हो, एक जगह पे खड़े हो, then the certain muscles are always acting over this situation, over this moment, over this posture। okay, आप सिंपली अगर एक जगह पे बैठे हो तो भी वो मसल्स हमारे जो है वो एक्टिव होते हैं। अगेन आप सिर्फ लेटे हुए हो, ओके, तो वहाँ पे भी जो मसल्स जो सरफेस के ऊपर टच हो रहे होंगे वो मसल्स भी एक्टिव होते हैं। ओके, आपको पता होगा, स्पेशली मैं एक उदाहरण दूंगा। जब हम छोटे होते बच्चों को भी आपने देखा होगा या ख़ुद को भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस पर्टिकुलर वे में, कि जब आप बेड पे सो जाते हो रात को और अचानक जो करवट बदलते हो यहाँ से वहाँ, तो उसमें भी हमारा मस्कुलर सिस्टम एक्टिव होता है। और अचानक से अगर आप देखो, तो जैसे ही आप करवट बदल के बेड के किनारे पे आ जाते हो और अचानक से आप थोड़ा सा करवट बदलने जाते हो और एक जैसे ही आप बेड से नीचे गिरने वाले होते हो, तुरंत ही हमारी पूरी जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है। डेफिनेटली वो बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम होती है, मगर उसमें जो ट्रिगरेशन, स्टिमुलेशन मिलता है, सडन स्टिमुलेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, वो आप महसूस कर सकते हो। ओके, और पूरे शरीर को वो संभालने की कोशिश करता है और हमारी मस्कुलर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। ओके, तो वी कैन से ऑलवेज आवर मस्कुलर सिस्टम इज़ एक्टिव इन अ सर्टेन पोस्चर ओनली, यानी कि थोड़े पोस्चर के अलावा जनरली हमारे सारे मसल्स जो है प्लस और माइनस वे पे एक्टिव होते हैं। ओके, और अगेन हम सॉफ्ट मसल्स की बात करें तो जैसे कि जीआई ट्रैक्ट है, तो उसमें जितने भी पूरे ऑर्गन्स है वो सभी मसल्स से ही बने होते हैं और अल्टीमेटली उनका जो मेन काम है अगेन वो भी वहाँ पे मूवमेंट के लिए ही जवाबदार है। तो मूवमेंट ऑफ द फूड
जैसे ही फूड हम कंज्यूम करते हैं उसे च्यू करते हैं तो अगेन हमारी फर्स्ट मस्कुलर थिंग वो है टंग, जो सबसे ज़्यादा उसको मिक्स करती है एंड अगेन जो बेसिक च्यूइंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करती है। देन गल्पिंग यानी कि निगलना उसे, उसमें भी मसल्स एक्टिव होते हैं। देन फ्रॉम द इसोफेगस द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट्स, स्टमक, द चर्निंग ऑफ द स्टमक, वहाँ पे भी मसल्स मूवमेंट होगी। देन डियोडिनम, देन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी जगह पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो भी एक यूनिक काम है हमारे मस्कुलर सिस्टम का। तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली मस्कुलर सिस्टम का मेन मोटो क्या है हमारे शरीर के अंदर और क्यों वो बनी हुई है। ओके, और आज हम डेफिनेटली देखेंगे कितना कवर हो पाता है आधे घंटे और पौने घंटे के अंदर। लेट्स सी। ओके, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट अबाउट द डेफिनेशन कि वो क्या है। तो मूवमेंट और द लोकोमोशन। ओके, लोकोमोशन इज़ द good word to address the movement. Movement or locomotion is the important body function to carry out different movements like running, walking, jumping, etc. Muscle tissue is an important connective tissue which is the essential for movement of the body. Okay, तो जो अभी हमने बात की उसी की मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बताया। नाउ आगे एक पॉइंट देखना है, हम पॉइंट वाइज जाएंगे कि जिसकी वजह से आपको आसानी हो समझने में, और उसको अगेन आप अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे होगे तो वहाँ पे भी आपको आसानी होगी। देन स्पेशल फीचर्स ऑफ द मसल टिश्यू। ओके, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर्स? तो उसके अंदर दो मेन एक्शन होती है जो हमेशा होती रहती है, हर एक मूवमेंट के अंदर वो होती रहती है। दोज मूवमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, तो ये दो मूवमेंट्स के आधार पे हमारी पूरी मस्कुलर सिस्टम जो है वो काम करती है। ओके, और इसकी वजह से ही, ये दोनों मूवमेंट्स की वजह से ही हमारा जो हिलना डुलना और चलना फिरना सब कुछ जो होता है वो इसी वजह से होता है। ओके, तो ड्यू टू दिस मूवमेंट्स मसल कैन परफॉर्म फॉलोइंग यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दैट आर मोशन फर्स्ट, दैट इज़ वॉकिंग, रनिंग, देन रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, ऑब्वियसली कार्डियक मूवमेंट्स। तो ये जो मोशन वाला काम है वो फर्स्ट आएगा। सेकेंड, मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो मेंटेनेंस का काम है, आप जैसे ही अगर एक जगह पे बैठे हो तो सर्टेन आवर्स के लिए मसल्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे। सर्टेन टाइम के बाद जब वो पोजीशन चेंज करते हो तो अगेन मसल्स का जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा। ओके, तो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ द बॉडी इन स्टेशनरी पोजीशंस। ओके, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ध्यान में रखना है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स मेंटेन्स पोस्चर ऑफ बॉडी इन स्टेशनरी पोजीशंस, यानी कि आप एक जगह पे खड़े हो, एक जगह पे बैठे हो, तो ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों के अंदर पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स दे आर कंटिन्यूसली एक्टिंग। ओके, जो कंटिन्यूसली एक्टिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्टैंडिंग एंड सिटिंग एट्सेट्रा। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज़ अ हीट प्रोडक्शन। ओके, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स दो चीज़ों को तो याद रखते ही है कि मूवमेंट्स एंड पोस्चर मेंटेनिंग जो है वो मस्कुलर के थ्रू होगा, मगर हीट प्रोडक्शन जो है वो भी हम कंप्लीटली भूल जाते हैं। मैं अभी सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उसे रिलेट कर पाओ। आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे प्रकृति के साथ में भी रिलेट करूँ तो उससे भी डेफिनेटली हम उसे आगे समझ सकते हैं आसानी से। तो फर्स्ट थिंग, वायु प्रकृति वालों को ये मांस धातु या तो मस्कुलर सिस्टम जो होती है वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, तो वी कैन से द बल्क ऑफ द मसल्स उतना नहीं होता वात प्रकृति में कंपेयर टू द पित्त और द कफ प्रकृति। ओके, और वात प्रकृति होगा तो वहाँ पे शीत गुण होगा ऑलरेडी वहाँ पे, तो शीत गुण की वजह से एंड लेक ऑफ बल्कीनेस ऑफ द मसल्स की वजह से उनको ठंड जो है वो जल्दी लगती है या ज़्यादा लगती है।
वो जल्दी से ठंड सहन नहीं कर सकते। अगर आप चरक संहिता के वात प्रकृति के श्लोक में देखोगे तो भी वहाँ पे आएगा शीत असहिष्णुता। ओके, तो शीत असहिष्णुता यानी कि ठंडी उनसे थोड़ी भी सहन नहीं होती। और उसमें भी अगर आप देखो उनको कि जो हमारी वायु प्रकोप वाली जो ऋतु है यानी कि वर्षा ऋतु, हाँ, वर्षा ऋतु के अंदर आप अगर देखो तो वात प्रकृति वाले को डेफिनेटली वायु थोड़ा सा एग्रीवेट होगा। ओके, देयर इज़ अ वन रीज़न। सेकेंड, वायु एग्रीवेट होगा तो शीत गुण भी एग्रीवेट होने वाला है। ओके, और वर्षा ऋतु के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी शीत गुण एग्रीवेटेड रहता है। और इन केस अगर वो पर्सन, वात प्रकृति वाला पर्सन वर्षा ऋतु के अंदर पानी के अंदर भीगता है और वो भीगने के बाद अगर कोई जर्नी करता है, अगर उसे वो ठंडा पवन या पंखे के नीचे वो आके बैठ जाता है, तो आपने एक कॉमन रिस्पॉन्स देखा होगा। ओके, कई बार कड़कड़ाने की जो एक हरकत होती है हमारे शरीर की, हाँ, जिससे हमारे शरीर यानी एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर थोड़ा सा ट्रेमरिंग शुरू हो जाता है। देन दांतों के बीच में कट 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 करके ऐसे आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो ये सब रिस्पॉन्स होते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम के, कि वहाँ पे ये ट्रेमरिंग के साथ में यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेमरिंग के साथ में वहाँ पे मसल फाइबर के थ्रू जो है हीट जनरेट करने की कोशिश की जाती है और ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ही यहाँ पे काम करती है। तो एएनएस की वजह से हमारे शरीर जो होती है वो हीट प्रोडक्शन के लिए मस्कुलर सिस्टम का इस्तेमाल करती है। तो ये ट्रेमरिंग होना या कड़कड़ाना जो होता है हमारे मसल्स का वात प्रकृति वाले पर्सन को ड्यूरिंग दी वर्षा ऋतु, वो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी हीट प्रोडक्शन। ओके, तो अगर इन केस आपको वाइवा में भी पूछा जाता है तो यू कैन कोरिलेट विद द आयुर्वेदा एंड ऐसे आप उसको डिलीवर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपकी इंप्रेशन जो है वो अच्छी रहेगी एग्जामिनर के सामने। अगेन आई एम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे आपको। तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ओके, तो ये जो ट्रेमरिंग वगैरह होता है वो इट्स वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स जो है वो एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से चालू हो जाता है। ओके, muscle tissue forms a wall of the body cavities, supports the organ in the cavities, muscles helps in the respiration, तो and ultimately it helps in a acid base balance also। ओके, हमारे सिलेबस के अंदर एसिड बेस बैलेंस एक अलग से टॉपिक है, वो आगे हम देखेंगे दूसरे लेक्चर्स के अंदर, मगर यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम भी एसिड बेस बैलेंस को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ और दी विथ दी रेस्पिरेशन, या तो रेस्पिरेशन में मदद करने की वजह से जो है वो एसिड बेस बैलेंस नॉर्मल रहता है। देन टाइप्स ऑफ द मसल टिश्यूज़, तो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स आर देयर। फर्स्ट इज़ अ स्केलेटल मसल, सेकेंड इज़ अ कार्डियक मसल एंड द थर्ड वन इज़ अ विसरल मसल्स। ओके, तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं जनरली स्ट्राइटेड होते हैं यानी लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं और लंबे फाइबर्स के साथ में होते हैं। कार्डियक मसल जो होते हैं वो भी स्ट्राइटेड होते हैं यानी कि उनके मसल्स जो होते हैं स्ट्राइशन यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो एक धागे जैसा कई सारे धागे को इकट्ठा कर देना, वैसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्म होना, इट्स कॉल्ड एज ए स्ट्राइटेड। विसरल मसल्स जो होते हैं वो धागे जैसे लंबे और वो नहीं होते, इट्स सिंपली नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। तो ये डिवीजन आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। देन सेकेंड डिवीजन ऑफ द मसल्स दैट इज फंक्शनल डिवीजन, उसके अंदर 2 टाइप के मसल्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ वॉल्यूंटरी मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स जितने भी होते हैं हमारे, दे ऑल आर वॉल्यूंटरी मसल्स। Then the second involuntary muscles, smooth muscles like visceral muscle and cardiac muscles, ये दोनों muscles के टाइप जो है वो involuntary है यानी कि वो जनरली ANS के ही कंट्रोल में होते हैं, डायरेक्टली हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, नाउ उसके बाद में हम अगर देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स, मस्कुलर टिश्यू हम कह सकते हैं उसे, तो उसके अंदर 4 जो प्रॉपर्टीज़ होती है यानी कि गुण, आयुर्वेद के हिसाब से अगर बोला जाए तो गुण जो है वो मसल्स यानी कि मांस धातु के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट इज़ अ एक्साइटेबिलिटी। ओके,
तो मसल्स जो होते हैं वो सडन एक्साइटमेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया, रात को आप जब सोते हो और बेड के किनारे से आप अगर नीचे गिरने वाले हो और सडनली एक आपको झटका जो फील होता है और आपका बॉडी पोस्चर उसे संभालने की कोशिश करता है, या तो आप अगर देखो आप सिंपली खड़े हो और बात कर रहे हो, अचानक से आपके फ्रेंड ने अगर पीछे से कोई धक्का मारा, तो सडन एक्साइटमेंट ऑफ दी मसल्स होगी और वो ट्राई करेगा कि बॉडी को बैलेंस कर सके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्केलेटल मसल टिश्यूज़ पिक अप द चेंज, ओके, लिसन, पिक अप द change or stimulus and generate impulse to initiate movements, okay। तो सडनली जो चेंज होती है पोस्चर के अंदर, मूवमेंट के अंदर, तो वो मसल्स जो है उसे ग्रैब करके उसे इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देन अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन अ सर्टेन मूवमेंट, सर्टेन पोस्चर ग्रैबिंग प्रोसेस, ओके। तो ये एक एक्साइटेबिलिटी, यानी कि आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि एक्साइटेबिलिटी क्या है और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज़ व्हाट इज़ दिस। तो ये दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके। द सेकेंड थिंग इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द रिसीविंग स्टिम्युलस, ओके, स्टिम्युलस रिसीव होने के बाद, मगर इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सडन चेंज हो रहा है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। After the receiving stimulus, skeletal muscles start to contract, okay, shortening of skeletal muscle which results in a locomotion is called as a contraction of the skeletal muscles। तो स्केलेटल मसल्स यानी कि आप सिंपल एक जगह पे बैठे हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि चलो चलना चाहिए, तो जैसे ही आप चलना शुरू करते हो तो सर्टेन मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से हमारा हील पोर्शन जो है वो पीछे की ओर खींचेगा एंड अल्टीमेटली यू कैन वॉक, यानी कि काफ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड देन यू कैन वॉक आफ्टर दी दैट कॉन्ट्रैक्शन, यू आर इनिशिएट द वॉक, ओके। एंड देन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों साथ में चलते रहेंगे, एक्सटेंशन एंड दी कॉन्ट्रैक्शन दोनों साथ में चलते रहेंगे, तो वैसा आपको समझना है, ओके। अगर आप कोई भी चीज़ को ग्रैब करते हो, यानी कि कोई भी वस्तु पकड़ते हो, आपने चाहे बुक पकड़ ली, ओके, तो बुक पकड़ ली तो वहाँ पे सारे मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ओके। तो एक जगह से बुक पकड़ के आपको दूसरी जगह पे रखनी है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फंक्शन जो है वो मसल्स का अच्छी तरह से होना चाहिए, देन ओनली यू कैन होल्ड द सच अ थिंग, ओके। तो ये माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। द दो प्रॉपर्टीज हमने बात की, दैट इज़ द एक्साइटेबिलिटी एंड सेकेंड इज़ द कॉन्ट्रैक्शन। द थर्ड वन इज़ एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि स्ट्रेचिंग कैपेसिटी ऑफ द स्केलेटल मसल इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंसिबिलिटी। तो यहाँ पे जब आप नॉर्मली चलते हो तो दो चीज़ नॉर्मली होती है चलते दौरान, यहाँ पे काफ मसल पे एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, दूसरी बार एक्सटेंसिबिलिटी होगी, तो ये दोनों जो है वो साथ में चलता रहेगा, तब जाके एक पूरी मूवमेंट जो है वो ख़त्म होती है, ओके। देन फोर्थ वन इज़ इलास्टिसिटी। तो जब भी मूवमेंट बंद हो जाएगी, जब भी हमारा काम जो है वो बंद हो जाएगा, तो न तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, न तो वहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी होगी और न ही वहाँ पे एक्साइटेबिलिटी होगी। तो ये तीनों चीज़ों का एब्सेंस जो है वो अपनी मस्कुलर सिस्टम यानी मसल टिश्यू को नॉर्मल पोजीशन के अंदर ला देता है, ओके। और ये नॉर्मल पोजीशन के अंदर लाना, यानी कि स्ट्रेचिंग के अंदर या तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल्स को नॉर्मल पोजीशन के अंदर लाना, इट्स कॉल्ड एज अ elasticity, okay। तो once this skeletal muscle is being stretched, it can return to its original shape which is called as a elasticity। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। जो मैंने चार प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज़ में एक बार नाम रिपीट कर रहा हूँ, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये चार जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें याद रखनी है, और अगर इन केस पूछा जाता है आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, तो यू हैव टू राइट दिस होल थिंग। अभी तक हमने जो बात की वो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द मसल्स, यानी कि स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल और द विसरल मसल, ओके। स्मूथ मसल जो है वो दूसरा नाम है विसरल मसल का, तो इट्स और थिंग, ओके। स्केलेटल मसल फर्स्ट,
स्केलेटल मसल टिश्यू इज़ अ वॉल्यूंट्री डेफिनेटली एंड स्ट्राइटेड मसल टिश्यूज़, यानी कि जो मैंने स्ट्राइएशन का आपको ऑलरेडी मीनिंग बताया। लोकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्केलेटल बॉन के आजू बाजू में मसल्स जो है वो रहते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू दी बोन्स। तो ये एक लोकेशन एंड डेफिनेशन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ स्पेशल फीचर्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको जो स्पेशल फीचर्स है, यानी कि आपको थोड़ा सा मसल्स सेल के बारे में पता होना चाहिए, देन उसके फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे उसका फाइबर्स और उसके जो स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं वो इलेंगुएटेड यानी कि लंबे, एंड सिलेंड्रिकल यानी कि गोल लंबे, एक वी कैन से धागे के जैसे वो दिखते हैं, जैसे धागा गोल होता है एंड लंबा होता है तो वैसे वो दिखते हैं। देन स्केलेटल सेल्स मसल सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेंगे, यानी कि एक लंबा धागा होगा तो इसमें बीच बीच में न्यूक्लियस जो है वो रहेगा, यानी कि एक धागे के अंदर, एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस जो है वो रहेंगे। देन स्केलेटल मसल सेल, उनको मसल फाइबर भी कहा जाता है। ओके, तो ये एक आप ध्यान में रखें कि अगर मसल फाइबर की बात हो रही है तो ये सेल की ही बात हो रही है, वैसा हमें समझना है। ओके, तो ये जो मसल फाइबर होते हैं वो एक दूसरे के साथ में पैरेलली जॉइंट होते हैं, यानी कि पैरेलली वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं। एंड मसल को हमेशा ट्रिगर करने के लिए, पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल को एक्सटर्नल स्टिम्युलस की बहुत ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल स्टिम्युलस के बिना जनरली स्केलेटल मसल जो है वो ज़्यादा काम नहीं होते हैं, काम नहीं करते। यानी कि जैसे आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली तो तुरंत एक्टिविंग होगी, आपने बैठने से लेकर सीधे खड़े हो गए तो वहाँ पे स्टिमुलस पैदा होगा, आप खड़े से बैठ गए तो वहाँ पे स्टिमुलस पैदा होगा। तो हर एक मूवमेंट जो आप करने वाले हो तो हर एक मूवमेंट के अंदर स्टिम्युलस जो है वो पैदा होता है और अल्टीमेटली हमारा मस्कुलर सिस्टम यानी कि स्केलेटल मसल सिस्टम जो है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है अपना काम। ओके, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज़ फास्ट। ओके, देन रिलैक्सेशन, तो ये अगेन आपको पता हो कि रिलैक्सेशन जो है वो जल्दी से और उतना जल्दी नहीं होता है और इजी भी नहीं है करना, मगर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सडनली हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर कोई धक्का देता है तो देयर इज़ अ एक्साइटेबिलिटी तो होगी, मगर उसके साथ में तुरंत ही वो चेन रिएक्शन होगा, फर्स्ट एक्साइटेबिलिटी देन तुरंत ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। और सर्टेन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारा जो पोस्चर है वो हम ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और आगे गिरने से बच सकते हैं। ओके, तो गिरने से बचना और दी जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जो है मस्कुलर सिस्टम के द्वारा वो एग्जीक्यूट होती है बाय दिस थिंग, स्पेशली स्केलेटल मसल के थ्रू। ओके, then refractory period of skeletal muscle is very short, hence जब भी ये स्केलेटल मसल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ओके, या तो एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा उनका एक्टिवेशन हो जाता है तो उनका रिफ्लेक्टिव पीरियड जो है वो कम होने की वजह से ज़्यादातर वो थक जाते हैं। ओके, और इसीलिए अगर आपको प्रैक्टिस ना हो मसल्स को यूटिलाइज़ करने के लिए, मसल्स यूज़ करना सर्टेन पीरियड्स तक रिपीटेशंस करना ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, चलना फिरना उतना ज़्यादा नहीं होता होगा, बाइक में ही आना जाना या गाड़ी में ही आना जाना होता होगा, तो आपके मसल्स जो होते हैं वो उतना ज़्यादा काम नहीं करते और उसकी वजह से वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। और इनकेस सडनली आपने अगर कोई काम पकड़ लिया या आपको 6-7 किलोमीटर चलना है या जिम ज्वाइन कर लिया आपने, जस्ट इमेजिन, हाँ, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों ने फील किया होगा जब जिम ज्वाइन करते हो आप लोग। तो जैसे ही आपने जिम ज्वाइन किया या योगा ज्वाइन किया तो आप महसूस कर सकते हो दूसरे या तीसरे दिन आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में होते हो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फील करते हो, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होने की वजह से मसल्स जो है वो ज़्यादा काम करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा निकालते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट मसल फाइबर के बीच में जमा हो जाता है।
तो मसल फाइबर ऑटोमेटिकली एक तो ऑलरेडी थक गया होता है बिकॉज ऑफ लेस रिफ्रैक्टिव पीरियड, और विथ टॉक्सिन्स वो और ज़्यादा थक जाता है, और इसकी वजह से आपको जब दूसरे दिन मूवमेंट करनी होती है उस पर्टिकुलर मसल्स की, तो वहाँ पे आपको पेन जो है वो मिलता है। ओके, तो आपको इतना याद रखना है कि स्केलेटल मसल का रिफ्रैक्टिव पीरियड कम है, और इसकी वजह से स्केलेटल मसल्स जो है वो जल्दी से थक जाते हैं। ओके, यानी कि थकान जो है स्केलेटल मसल फाइबर की वो जल्दी से आ जाती है। ये आपको रिफ्रैक्टिव पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या, तो उसके लिए आपको मेरा लेक्चर जो है एक्शन पोटेंशियल के ऊपर होगा, वो आपको रेफ़र करना है। वो एक बार आप देख लोगे तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे रिफ्रैक्टिव पीरियड एक्शन पोटेंशियल जो है वो काम में करता है। देन अल्टीमेटली यू कैन फील दी डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स एक्शन, कि इन मसल एक्शन के अंदर डिफ्रेंशिएट क्यों पाया जाता है। ओके, देन again I am just repeating my sentence. Refractive period of skeletal muscle is very short, hence after the vigorous contraction skeletal muscle can undergo fatigue यानी कि वो जल्दी से काम करने लायक नहीं होते। ओके, skeletal muscles contain red pigment called as myoglobin. मायोग्लोबिन स्टोर्स द ऑक्सीजन। ओके, रेड कंटेंट होते हैं, और उसकी वजह से मायोग्लोबिन की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से हमारे मसल्स का जो टेक्सचर और द लुक होता है वो रेड कलर का होता है। ओके, और ड्यू टू द मायोग्लोबिन स्केलेटल मसल्स लुक रेड। ओके, देन वाइट स्केलेटल मसल फाइबर्स कंटेन लेस मायोग्लोबिन, हैंस दे लुक वाइट। ओके, तो ये बात ध्यान में रखें, वाइट स्केलेटल मसल फाइबर्स कंटेन लेस मायोग्लोबिन, हैंस दे लुक वाइट। स्केलेटल मसल्स आर सप्लाइड विद द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ऑब्वियसली वहाँ पे हमारी नर्वस सिस्टम जो है CNS वो कम्प्लीटली एक्टिव होती है मसल्स के लिए, और उसकी वजह से ही हमारा मूवमेंट जो है वो होता है। अगर आपने देखा होगा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का सीधा रिलेशन है, स्पेशली स्केलेटल मसल का। तो कई सारे ऐसे डिसीज़ जो है वो सीधे नर्वस सिस्टम की वजह से मस्कुलर सिस्टम को भी डिस्टर्ब जो है वो कर देते हैं, जैसे कि लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीज़ जो है, देन पैरालिसिस है, पोलियो है। ओके, पोलियो तो डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, मगर द टू डिसीज़ आर लोअर मोटर न्यूरॉन एंड द पैरालिसिस। ये दोनों चीज़ें जो है वो नर्वस सिस्टम की वजह से मस्कुलर सिस्टम अफेक्ट हो जाती है डायरेक्टली, एंड उसका जो फंक्शनिंग है मेनली मूवमेंट वो बंद हो जाता है। ओके, और ऑब्वियसली सर्टेन न्यूराइन पॉइजन जो रहता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल पॉइजन जो रहता है, वो सीधा नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करते हैं, देन इट रिजल्ट्स टू द रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द मसल्स और द कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मस्कुलर एक्शन। ओके, ऐसा पाया जाता है। तो स्केलेटल मसल इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा अगर आपको स्केलेटल मसल का एक्टिवेशन हमेशा बनाए रखना है और उसकी स्ट्रेंथनिंग करती रहनी है, तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी नेसेसरी इज़ द एक्सरसाइज। सिवाय कि प्रोटीन इंटेक, जनरली प्रोटीन इंटेक हम ज़्यादातर उसके ऊपर कॉन्शियस करते हैं, मगर प्रोटीन इंटेक से भी ज़्यादा जो है हमें करना है वो एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट थिंग, जिसकी वजह से हमारा स्केलेटल मसल सिस्टम वो है इंटैक्ट रहता है, अच्छी तरह से काम करता है। एंड देन ओनली द प्रोटीन वॉट एवर यू कंज्यूम ना, वो इट गेट यूटिलाइज्ड बाय इट। ओके, तो उसकी वजह से वो यूटिलाइजेशन भी बाद में होगी जब आपको स्केलेटल मसल्स जो है अच्छी तरह से आप काम करवा सकते हो उसके पास में, देन ओनली इट गेट यूटिलाइज प्रॉपरली इन दी मसल सिस्टम। ओके, तो ये जो है बेसिक हमने अभी बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ द मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, देन डेफिनेशन, देन फंक्शन, देन प्रॉपर्टीज़, देन स्केलेटल मसल के बारे में हमने देखा। तो ये बेसिक थियरी इसलिए मुझे जाननी है बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के अंदर इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ में काम करती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो कि जितनी भी वायु की मूवमेंट है
अगेन आप देखो, देर इज़ सिंपल मूवमेंट्स इन द वायु एक्सप्लेन इन द प्रॉपर्टीज़ एंड द फंक्शंस। तो उसमें आप अगर देखो तो वहाँ पे आकुंचन, प्रसरण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, ऐसे डिफरेंट नाम जो है वो बोले गए हैं। तो ये सीधे हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ में या उसके फंक्शन के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं हम। तो वायु यानी कि नर्वस सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के साथ में सीधे इंटेक्ट फुली काम करते हैं, ऐसा हमें जानना है। अगेन द डिफरेंट सेकेंड धातु इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, दैट इज़ मज्जा धातु। ओके, मैंने मज्जा धातु के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, यू कैन गो एंड लिसन दैट ऑडियो, मज्जा धातु, कि कैसे नर्वस सिस्टम के साथ में मज्जा धातु भी काम में होती है और कैसे उसका सर्वाइवल हम कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हम मांस धातु की बात कर रहे हैं, यानी कि मस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हमारा जो ये व्यान वायु जो है या वायु की हम बात करें सिंपल, तो वायु भी अच्छी तरह से काम करेगा जब मांस धातु जो है वो इंटैक्ट रहेगी। ओके, तो वायु एंड मांस धातु इन दोनों को अंदर हमें काम करना है, क्योंकि अगर आपने देखा जाए तो अति व्यायाम करने से वायु एग्रीवेट होता है, उन्होंने क्लियरली लिखा है। तो ये अति व्यायाम और वायु एग्रीवेशन का सीधा जो इम्पैक्ट है वो हमारे फटीग सिस्टम, जो अभी हमने बात करी कि रिफ्रैक्टिव पीरियड स्केलेटल मसल का कम होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होगा और उसका यूटिलाइजेशन हमने ज़्यादा किया होगा बियॉन्ड द बाउंड्रीज, तो जल्दी से थक जाएंगे। ओके, यानी कि फटीग फील करने लगेंगे। ओके, तो फटीग फील करने की वजह से वायु एग्रीवेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो बियॉन्ड द बाउंड्री, अपना ध्यान रखते ना हुए, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होता रहेगा एंड देन रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑलरेडी कम होगा, तो उसकी वजह से नर्व स्टिमुलेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। नर्व स्टिमुलेशन की वजह से नर्वस सिस्टम भी वहाँ पे उतनी ही थक जाएगी। तो वन सेकेंडरी व्यायाम की वजह से मसल फाइबर का जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने ऑलरेडी देखा कि मस्कुलर सिस्टम का एक जो फंक्शन है वो है हीट प्रोडक्शन। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा हीट जो है वो वहाँ पे जनरेट होती रहेगी। तो मसल्स का जो लोकल एरिया का स्नेह पार्ट, लिसन माय वर्ड, स्नेह पार्ट जो रहेगा वो वहाँ पे ड्राई हो जाएगा। ओके, यानी कि सूख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं हम। ओके, तो स्नेह पार्ट अगर सूख जाएगा तो रुक्ष गुण जो है वो वहाँ पे इंक्रीज होगा, और रुक्ष गुण वो वात का गुण है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली वायु जो है वो एग्रीवेट होने वाला है। तो यहाँ पे हम मॉडर्न के साथ में वो प्रूव कर सकते हैं कि अति व्यायाम से कैसे जो है वो वायु एग्रीवेशन होता है। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि कैसे आयुर्वेदा एंड मॉडर्न कई जगह पे पैरेलली एंड एकदम सटीक चीज़ें जो है वो बोलते हैं। ओके, इन टर्म ऑफ फिजियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अभी हमने रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ बात करी, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड एक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है। ओके, तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे शरीर के अंदर, यानी कि कोई भी स्टिम्युलस जब मिलता है मसल्स को, तो वहाँ पे तुरंत ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो शुरू हो जाता है। यानी कि कोई भी सेल के अंदर स्टिमुलेशन होता है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, कोई भी हो, चाहे नर्व सेल हो, चाहे मस्कुलर सेल हो, मसल सेल हो, या कोई भी हमारे शरीर का सेल हो, अगर वहाँ पे एनर्जी जनरेट करनी है लोकल बेस पे, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का काम बहुत ज़रूरी है। तो नर्वस सिस्टम में इम्पल्स जनरेट करने के लिए एंड मसल्स के अंदर मूवमेंट जनरेट करने के लिए हमें एक्शन पोटेंशियल का काम चाहिए होता है। तो वो क्या होगा, सेल्यूलर लेवल पे अगर हम ध्यान में देखें तो जब भी स्टिमुलस मिलेगा तो Na यानी कि सोडियम पार्टिकल्स जो सेल के बाहर होते हैं वो सेल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि वहाँ पे उसके चैनल के थ्रू वो अंदर आने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे करके आ जाएंगे। उसे कहा जाता है इनफ्लक्स। ओके, इनफ्लक्स यानी कि अंदर आना। एंड के यानी कि पोटेशियम पार्ट जो है वो
सेल के अंदर रहता है वो धीरे धीरे बाहर निकलने की शुरुआत करेगा, तो उसे कहा जाता है इफ्लक्स। तो ये दोनों का जो चेन है, यानी कि एन का अंदर आना एंड के का बाहर जाना, ये दो जब एक साथ में कंप्लीट होते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ एक्शन पोटेंशियल। ओके, ये एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक एक्शन पोटेंशियल यानी इनफ्लक्स और इफ्लक्स होने के बाद थोड़े टाइम के लिए हमारे मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन जो है मिलता है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर। एंड देन अगेन एक्शन पोटेंशियल यानी कि एन इनफ्लक्स के आउटफ्लक्स यानी इफ्लक्स जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में जो पीरियड मिलता है मसल्स को, मसल फाइबर को, इट्स कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, तो ये बात ध्यान में रखें, मैंने यहाँ सिंपलिस्टिक वे में समझाया है। डिटेलिंग जो है हम उसका एक लेक्चर है ऑलरेडी, तो आप उसके बारे में वो सुन सकते हो वहाँ पे जाके। नर्वस सिस्टम में भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, तो वहाँ पे भी आप सुन सकते हो। तो ये जो बेसिक आइडिया या तो बेसिक एक्शन जो होती है मसल्स के अंदर यानी मसल फाइबर के अंदर, एक्शन पोटेंशियल, दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में एक शॉर्ट जो रिफ्रैक्टरी पीरियड यानी कि रिलैक्सेशन जो मिलता है, इट्स कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड इंडिकेट्स दी फटीगेबिलिटी। ओके, तो ये स्केलेटल मसल्स के अंदर बहुत ही लो होता है, मगर हार्ट के अंदर यानी कि हार्ट मसल्स के अंदर उसका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो सबसे लंबा है। ओके, और इसीलिए अगर आप देखो तो हार्ट जो पूरा मस्कुलर सिस्टम से बना हुआ है यानी मसल्स से बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड बहुत ही कम होने की वजह से उसमें फटीगेबिलिटी जो है वो नहीं होती, यानी कि वो सालों तक चलता है, हमारे ज़िंदा होने से पहले से लेकर जब मर जाते हैं तब। तो यहाँ पे ये बेसिक आइडिया जो है आपको करना है रिफ्रैक्टरी पीरियड का, इतना बेसिकली समझ लेना है कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। ओके, तो दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में एक दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में एक जो रिलैक्सेशन मिल जाता है उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो स्केलेटल मसल्स में बहुत कम होता है एंड कार्डियक मसल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है या लंबा होता है। तो इसकी वजह से कार्डियक मसल की फटीगेबिलिटी बहुत ही कम होती है, मगर जो स्केलेटल मसल्स की फटीगेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक हम रखेंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर काम लिसनिंग। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य एंड प्लीज़ share this lecture to your colleagues and subscribe my channel. This is Vedic Ayu Productions. Thank you so much. Have a nice day. Best of luck, my dear students.